आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी नहीं नहीं बॉयकॉट करो ना, क्यों बॉयकॉट करो? नहीं नहीं बस बोल दिया इसलिए बॉयकॉट करो। लेकिन सर कोई रीजन तो होगा, तुम रीजन बताने लायक नहीं हो। कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इतनी ही ज्यादा इमोशनल वैल्यू रखते हैं किसी इंडियन के लिए, यार राम जैसा बनना है। उसमें से कुछ होते हैं जो एक साल में समझ जाते हैं कि नहीं भाई राम बनना हमारे बस की बात नहीं है। दो महान घटनाएं हुई जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हो। अजय देवगन कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है यार क्या मोगा है क्या? अब अजय देवगन फाइट करेगा तो भाई तो फिल्म देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक घटना और बहुत बड़ी घटित हुई थी, मोदी सरकार, जिससे रातों रात हाहाकार मच गया था। लेकिन ये एक थ्योरी भी आई थी कि पीके वापस जाने की वजह वो टाइम में वापस चला गया है और वो पूरी जिंदगी अब जी रहा है। अगर वो पीके 2 लास्ट में डाल देते कि एक्चुअली ये पीके 2 थी। राजकुमार हिरानी के लिए काफी अच्छा सजेशन हो सकता है। छोटे बच्चे के एंगल से अगर आप देखते भी हो तो उसके लिए उसकी माँ सब कुछ जानती है और उसकी माँ सब कुछ सही जानती है। पूरी दुनिया की जानकारी उसकी माँ को है। किसी भी बच्चे में देख लो कि ये चीज आपको मिल जाएगी। उसकी यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि मम्मी ने बोल दिया बस खत्म हो गई बात, यही सत्य है। उसको बोला जाता था कि ये एवरेज है और ये बिलो एवरेज है और आपका लाल कहीं यहां पर है। लेके भी आते हैं 4 साल में। इंसान को लगेगा चलो यार 4 साल में एक बार लेके आए, देख ही लेना चाहिए। मतलब जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। मैं थोड़ी देर पहले ना वीडियो देख रहा था 2.5 घंटे वाला जो हमने 1 साल पहले बनाया था। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा पे सो मेनी फैक्ट्स, इतनी सारी चीजें हैं ना, इतनी सारी चीज। 2.5 घंटे का वीडियो बनाया हुआ था। तो उसको बहुत रिसर्च करके बनाया गया होगा। बेसिक्स भी अगर कवर किया जाए ना कि क्या क्या कवर होने वाला है उस मूवी में, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मेरे को लग रहा था कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा नहीं इस मूवी में। तो उसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था जो मतलब जो आप इतना सुन करके मतलब बात करने के लिए आतुर हो रहे हैं? पहले मेरे को लग रहा था कि मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या ही होगी। मैंने फॉरेस्ट गंप देख रखी है और एक बार नहीं बहुत बार देखी हुई है। क्या इंटरेस्टिंग होगा ऐसे? मेरे को स्टोरी लाइन पता है, ओवरऑल जो मैसेज है वो पता है। लेकिन जैसे ही इवेंट्स आने लगे जो कवर होने वाले हैं तो लगता है कि यार इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना मजा आएगा। आमिर खान का तो प्रेजेंट करने का अपना एक यूनिक अंदाज होता है। उनकी कोई भी फिल्म उठा करके देख लो, दंगल, गजनी, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में लेकिन अजीब सा हो गया। लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस मेरे को रहता था ना कि यार आमिर खान कुछ भी बनाएगा अच्छा बनाएगा। स्टार्टिंग में सेट्स वगैरह अच्छे लगे थे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया उस मूवी में। नहीं नहीं, किसी भी स्टार की एक फिल्म देख करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि ये फिल्म भी वैसी हो सकती है? मैं इससे सहमत नहीं हूं बेसिकली। कुछ और मेरा फैक्टर्स तो रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि पहली बार आमिर खान जो है उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ है, तो लोगों को उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई कि 2 बड़े स्टार आ रहे हैं और एक साथ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की गई थी वो। अगर वो इतनी कॉपी नहीं होती ना, बहुत हद तक कोशिश की गई थी। इवन दो इंडियनाइज करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसमें जो साउंड भी थी, म्यूजिक भी था, बहुत कुछ कॉपी करने की कोशिश की थी वहां से। तो आपको लगता है कि जो फिल्म की नई लाल सिंह चड्ढा आ रही है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ सकता है, स्पेशली क्योंकि एक तरह से ये भी एक रीमेक है। ऑल्दो इस रीमेक में ये है कि आप इंडियनाइज्ड वर्जन ही प्रोड्यूस कर सकते हो और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है इसको। उस चीज को लेकर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे, क्योंकि फॉरेस्ट गंप बेसिकली अमेरिका के पूरे उसको दिखाया, तो कैसे जर्नी को लाल सिंह चड्ढा इंडिया की जर्नी को कैसे दिखाएंगे, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है थिएटर की तरफ। और वो कब से शुरू करेंगे? मतलब अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करो आप तो लाइक ब्रिटिशर्स से पहले, मतलब जो ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे इंडिया, उस टाइम से अगर आप देखो तो देर आर सो मेनी इवेंट्स। हिस्ट्री में तो वैसे इवेंट्स रहते ही हैं बट इमोशनली जो हम कनेक्ट करते हैं ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। जलियांवाला बाग से ले लो और उससे पहले
जितना भी टाइम है, धीरे धीरे बिल्ड होके उस पॉइंट तक पहुंचता है कि वी हैव इमोशंस फॉर एवरीथिंग। उसके पीछे कारण है क्योंकि उस वक्त हमारा इंडिया जो है ना अपने एक प्रोसेस में था, सारी चीजें बिखरी हुई थी। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से इवेंट्स को चुनते हैं। जैसे कि अगर फॉरेस्ट गम जो फिल्म है, अगर उसमें देखते हैं जो अमेरिका हिस्ट्री को दिखाया गया है, तो वो उन घटनाओं को लेते हैं जो घटनाएं अपने आप में एक इतिहास है। जैसे उन्होंने क्लू क्लक्स क्लैन को दिखाया हुआ है, तो इंडिया में उसका अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं, एक बार दोबारा रिपीट, कौन सा? क्लू क्लक्स क्लैन। या हाँ, तो उसमें मतलब उसकी जो हिस्ट्री दिखाई गई है बहुत फनी तरीके से उसको ऐड किया गया है, लेकिन वो एक ऐसा चैप्टर है यूएस की हिस्ट्री में जो कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया और तुरंत फिर जैसे ट्रम्प आया लोगों को लगा सडनली वो वापस आ गया है। वैसा कुछ अगर पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जो भिंद्रा मूवमेंट था, खालिस्तान वाला जो मूवमेंट था, जो कि एक पॉइंट पे रहा है, उसके बाद वो सडनली गायब हो गया और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे दोबारा से उसका नाम प्रचलन में आने लगा कि वो अभी केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर उसका भी, उसके पीछे भी ऐसी बातें होने लगी थी कि इनको खालिस्तान का सपोर्ट है, या फिर ऐसी अफवाहें होने लगी थी खालिस्तान के सपोर्ट में, कहीं कोई किसी ने पोस्टर लगा दिया था। एक पैरेलल उससे ड्रॉ होता है। पैरेलल इससे ड्रॉ नहीं होता कि जैसे फॉरेस्ट गंप में वियतनाम वॉर से जब वो आया था तब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे ये वाला प्रोटेस्ट पैरेलल में होता है, या फिर जो आप ट्रिपल के वाला कह रहे हो उससे वो पैरेलल में ड्रॉ होता है? मैं इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ बिकॉज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डियर। इंपॉर्टेंट ये है कि उन घटनाओं को किस प्रकार से दिखाते हैं, और जो राइटर है बेसिकली उस मूवी का जो राइटर है वो उसको कैसे सीन के साथ मिलान करते हैं। क्योंकि अगर उसका मिसमैच हो गया तो फिल्म पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। जो अभी ये बात कर रहे थे कि इंडियन वर्जन, मतलब जब किसी चीज का मतलब भारतीय संस्करण तैयार किया जाता है या उसका रूपांतरण किया जाता है या रीमेक किया जाता है या जो भी कुछ किया जाता है, कितने हमारे एलिमेंट्स डाले जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ फोक टेल, एग्जैक्टली, वो भी पढ़ सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट पैरेलल्स ड्रॉ करने हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इमोशनल कोशेंट जो है ना वो मैच करने की कोशिश की जाएगी कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इतनी ही ज्यादा इमोशनल वैल्यू रखते हैं किसी इंडियन के लिए। जैसे कि एस एस राजामौली ले लो, उनकी बाहुबली आपने देखी होगी। बाहुबली में उन्होंने रामायण और महाभारत, जबकि वो पता नहीं कब की कहानी, लेकिन जब वो आई स्क्रीन पे तो हर एक इंसान कनेक्ट हो गया उससे। अब रामायण में देखिए क्या है, रिश्तों की कहानी, बाप और बेटा, माँ। महाभारत क्या है, किस प्रकार से एक परिवार काम करता है। अब इसमें जो है बेसिकली क्या है, एक माँ और बेटे को उसकी माँ उससे बार बार कहती है कि तुम औरों के जैसे हो, तुम उनसे नीचे नहीं हो, उनके बराबर के हो। और उस थॉट को बार बार रिपीट करता है अगर आप उस हॉलीवुड फिल्म को देखते हैं। जहां तक फॉरेस्ट गंप की बात है, अगर उससे ये पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो उसमें भी ना मुझे लग रहा है कि इस मूवी में ऐसा होगा कि वो दिखाएगा कि कोई भी रिश्ते, जो बहुत सारे रिश्ते दिखाए गए हैं फॉरेस्ट गंप की लाइफ में या फिर लाल सिंह चड्ढा की लाइफ में जो दिखाए जाएंगे, उसमें जो प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप होता है कि उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल ही नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है, इसमें मेरा ये रोल है और मेरे को वो करना है। वो बहुत शुद्ध रहता है। सामने वाला चाहे जितना भी उसके लिए डिफरेंट फील करे, अलग फील करे, लेकिन उसकी जो शुद्धता है वो सडनली उस पूरी चीज को बहुत खूबसूरत बना देती है। हाँ, ये बात तो आपसे है, लेकिन जैसे कि उसमें जो पिता के बारे में बात की जाती है, वहां का जो कल्चर है, ठीक, वहां उतना ज्यादा पिता को तो नहीं लेते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पिता को बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है हमारे सोसाइटी में। तो यहाँ पर उस चीज को कैसे दिखाएंगे? वहां पर बोलते हैं कि हाँ आपका फादर चला गया है, यहाँ पर जाने का मतलब ही कुछ और हो जाता है।
वो ड्रॉ नहीं करेंगे। उस टाइम पे यूएस में कल्चर था कि लोग शादियां करते थे, बच्चे पैदा होते थे, उसके बाद एक दिन पति का मन किया कि यार अब नहीं निभ रही मेरे से, तो वो निकलता था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, दूध लेके आ रहा हूँ, और वो फिर आया ही नहीं वापस। वो बाजू में किसी और शहर में जाके बस गया, वहां दूसरी शादी कर ली, वहां दूसरा बच्चा कर लिया और दूसरी फैमिली शुरू कर ली। तो ये कल्चर हमारे इंडिया में भी था। लोग कमाने के लिए कलकत्ता जाते थे, वहीं कलकत्ता में बस जाते थे, वहीं की संस्कृति में, वहीं के परिवेश में रहना शुरू कर देते थे। लेकिन ये बिहारियों के साथ ज्यादा होता था। ये जनरली जो पॉपुलेशन जाती थी वो बिहार के जाते थे। तो चड्ढा के केस में मेरे ख्याल से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड पंजाब का दिखाएंगे। हाँ, तो पंजाब वाले भी तो कनाडा गए, वो भी तो माइग्रेट किए हैं। नहीं, जब ये इसके बाप का टाइम था तब वो 2000 मतलब ये 84 से पहले की बातें हैं, और ये जितने भी कनाडा जाने वाली बातें हुई हैं वो 84 के बाद हुई है। उसके बाद एक कल्चर बना कि जैसे आर्मी में तो हम भेजते थे, अब हम कनाडा भी एक इंसान भेजेंगे कि हमारा एक कम से कम आर्मी में जाएगा और दूसरा बेटा है तो फिर वो कनाडा जाएगा। तो अब मतलब ऐसे ही किद्वंती बन गई। क्या लगता है कि मतलब हमारे जो यहाँ भारत में जो जो रिश्ते हैं, माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे? जैसे कि हमारा किद्वंतियों में और फोकटेल में मौजूद है, जैसे लैला मजनू का प्यार, देवदास, तो वो जो उसमें जो जैनी को दिखाया गया है, वो जैनी से कितना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो हमेशा उसी की यादों में रहता है, उसके कहे हुए बातों को याद करता है। जैसे वो बोलती है कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे तुम भाग जाना, वो भागता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय संस्करण में जब दिखाए तो यहां लोग बोले देखो यार भगोड़ा है? जैसे आज ही मैं एक डायरेक्टर से मिला था, तो वो बता रहे थे यार कि अजय देवगन की फिल्म चल रही थी और वो हम दिल के सनम था, और वहां पर ऐश्वर्या राय को एक गुंडा मारने लगता है, अजय देवगन कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है यार क्या मोगा है क्या? अब अजय देवगन फाइट करेगा तो भाई तो फिल्म देखेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं इसके साथ भी ऐसा हो जाए? लोग अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं किसी भी एक्टर से ना। हाँ। अगर उनका फेवरेट एक्टर है, उनको लगता है कि यार ये जो इंसान है, मेरे को इससे ऐसा बनना है। तो जब उनको लगता है कि ये मेरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो उनको गुस्सा आने लगता है। उनको लगता है ये क्या कर रहा है, ये मेरा हीरो नहीं है आज से। तो मतलब उस दिन उनका चेंज हो जाता है। तो आप कहने का मतलब है कि भारत में भी हीरोइज्म का इंपैक्ट है? हीरोइज्म का इंपैक्ट दुनिया में हर जगह है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह है जहां पर हीरोइज्म का इंपैक्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सिस्टम बनाया जाता है ताकि बच्चों को एक तरह से शेप किया जा सके कि हाँ आपको इस जैसा इंसान बनना है, तो इंसान चाहे जैसा भी हो उसको एक हीरो बना के प्रस्तुत किया जाता है। ये ऐसा हीरो दिखता है, तो हर बच्चा जिसको नहीं समझ है दुनियादारी की, उसको लगता है कि हाँ मेरे को ऐसा बनना है। जब तक उसको समझ में आती है दुनियादारी, तब तक वो लेट हो चुका होता है। तो क्या आपको लगता है कि हर बच्चा राम बन जाता है? कोशिश हर बच्चा करता है। रामायण सुनने के बाद हर एक बच्चे के दिमाग में आता है कि यार राम जैसा बनना है। उसमें से कुछ होते हैं जो 1 साल में समझ जाते हैं कि नहीं मेरे राम बनना हमारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग 10 साल के बाद समझते हैं। कुछ लोग पूरी लाइफ वो चीज निभा भी ले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उस पूरी लाइफ में वो एक आइडियल लेके, चाहे उनको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन वो उस आइडियल को लेके चलते हैं और लोग रेस्पेक्ट करते भी हैं उनको इतना। तो मुझे भी लगता है कि भाई लाल सिंह चड्ढा में जो लाल सिंह है ना, वो भी इस आदर्शवादी विचारधारा को लेकर के चलेगा। उसको तो बेसिकली वैसे दिखाया ही है, लेकिन एक जो डिफरेंस दिखाया है ऐसा उस कल्चर में भी नहीं था। यूएस वाले कल्चर में ऐसा नहीं था कि आप भगोड़ों को रेस्पेक्ट करते हो या भागने वाले को अलग तरह से नहीं देखा जाता। उसको दिखाया है कि वो अलग ही है, इसलिए उसके लिए वो ओके है। तो अगर आप मेंटली किसी इंसान को थोड़ा सा चैलेंज दिखाते हो, उसके लिए सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो जाती है। अच्छा, उसमें एक चीज फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से दिखाया है। मुझे लगता है हर रिश्ते को अच्छी तरह से दिखाया है। नहीं, हर एक रिश्ते को तो अच्छे से दिखाया ही है, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं डियर। मतलब जो आर्मी में एक अलग तरह की ब्रदरहुड भी हाँ, यही मैं पूछा, क्योंकि आप आर्मी स्कूल से पढ़े हुए हैं, सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो एक जूनियर और सीनियर के बीच जो एक बॉन्डिंग होती है ना, खासकर और स्कूलों में नहीं दिखाई देती है। जूनियर और सीनियर एक एंगल होता है जो बब्बा के साथ दिखाया गया उसमें, जो मोस्ट प्रोबेबली नागा चैतन्य का रोल है इसमें। उसके साथ जो दोस्ती होती है, जब आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जिसके साथ आपका जीना और मरना जुड़ा हुआ है,
वो जो बॉन्ड क्रिएट करता है आपके ना, वो इट्स अनपैरेलल्ड। आप बाहर चाहे कुछ भी कर लो, किसी के साथ कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कर लो, आपके पास वो बॉन्ड नहीं आएगा जो एक बटालियन का, एक प्लेटून का आता है एक दूसरे को लेके। कि उनको पता है कि मैं एक इंसान हूं, मैं अकेला किसी बहुत बड़ी सेना से टकरा नहीं सकता, लेकिन वो अपनी टुकड़ी को लेके वो कहीं भी जा सकता है। चाहे वो 10 लोग होंगे, अगर वो 10 लोग इसके साथ हैं तो वो लाखों से लड़ने को तैयार हो जाएगा। तैयार वो अकेले भी हो सकता है, लेकिन जो पावर उसको वो अकेली टुकड़ी देती है ना, उसको पता है कि इसमें जो बंदा है वो हर एक बंदा मेरे लिए खड़ा रहेगा, मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। ये एक स्पेशल फीलिंग निकलती है जो लोग आर्मी इस टाइप के बैकग्राउंड में रहते हैं। उस टाइप की लाइफ उन्होंने जी होती है, उस टाइप की इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। इसीलिए वो अपने दोस्ती का निर्वहन करने की, मतलब झींगा का जो व्यापार करने चला जाता है, उसके बाद उसका दोस्त भी आ जाता है, दोनों मिल करके फिर करते हैं, फिर एक शेयर खरीदते हैं। वो किस चीज का था? एप्पल का। फ्रूट कंपनी। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि अगर इसका मुझे ये कहानी अगर आपको याद है तो कुछ बता सकते हैं, मतलब क्या इसके पीछे क्या सिनेरियो था, कुछ बैकग्राउंड, मतलब कि मतलब उसमें मैं एक सीन देखता हूँ, वाकई बोलता देखो अब मुझे घास काटना अच्छा लगता है जबकि मेरे पास सब कुछ है। वो जो टेंडेंसी है ना, वो अपने आप में एक विक्ट्री है बेसिकली। या जितनी भी सोसाइटी दिखाया बेसिकली कि एक ऐसा इंसान जो इनिशियली जिसको बोला जाता था कि ये एवरेज है और ये बिलो एवरेज है और आपका लाल कहीं यहां पर है, मतलब वो बिलो जो अनएक्सेप्टेबल है उससे भी नीचे है, वैसा इंसान सोसाइटी में हर एक ऐसी चीज करता है जो लोगों का ख्वाब होता है। और वो और इतना सिंपल दिखाया एक तरह से, ये फिलॉसफी भी है कि आपको एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए या फिर आपको कुछ जिंदगी में पाने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिंपल चीजें भी करोगे लेकिन उनको बेसिक्स के साथ करोगे, जैसे कंसिस्टेंसी होती है, मतलब जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, तो वो जस्ट डू इट का को तो छोड़ो भी, बेसिकली जो फिल्म वो शुरू होती है ना, एक चेयर पर बैठा हुआ है और फिर वो कहता है कि मेरी मॉम कहती थी, जूते के बारे में बात करता है। वो उस लेडी को जो जूता देखता, वहां पे एक संवाद है बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा। हाँ, आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हो उसके जूते। यस, आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हो उसके जूते देख करके। और फिर वहां से वो कहना शुरू करता, धारा प्रवाह बोलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, लेकिन उसकी कहानियां खत्म नहीं होती। तो एक प्रकार से मैं उस फिल्म को देख रहा था यार, मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं उस कहानी का एक पात्र हूं और यादों में कैसे जिया जाए और यादों में जी करके कुछ चीजों को कैसे साकार किया जाए, उस मूवी से सीखने लायक। एक और बहुत खास बात जो मुझे लगती है, मतलब जनरली लोगों में होता है ऐसा कि किसी न किसी पॉइंट पे हर एक इंसान अपने आप को बाकी लोगों से कम आंकता है। उसको लगता है कि यार ये चीज मेरे में थोड़ी कम है और बाकियों में कितनी ज्यादा है। ऐसा मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंसान होगा जो खुद से भरा ना हो। उसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसा हर एक इंसान होगा जो किसी न किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट में ये जरूर लगा होगा कि यार बाकी सब लोगों के पास तो बहुत है, मेरे पास नहीं है। तो उस पॉइंट पे हर एक इंसान फॉरेस्ट गम से या फिर लाल सिंह चड्ढा से कनेक्ट करेगा अपने आप को। गुड। लेकिन उसमें एक जो मेन जो हीरोइन है बेसिकली, उसका नाम क्या है? जेनी। ये तो मूवी का नाम, मतलब बेसिकली कहना चाहता उसमें एक दिखाया गया फ्री सोच वाली लड़की है, जबकि हमारे इंडिया में वैसी फ्री सोच वाली लड़कियों को दूसरी निगाहों से देखा जाता है। वो जीना चाहती है, उसका एक संवाद है कि मतलब चिड़ियों की तरह उड़ना चाहिए, हवाएं हैं, मतलब बिजली खुला आसमान में उड़ना चाहिए, और वो जीती भी है। और अलग अलग घटनाएं भी घटती है, उसे दुख भी होता है। ये इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली देखना ना कि जो हिप्पी कल्चर वहां दिखाया गया है, उसको अगर इंडियन परिप्रेक्ष्य में अगर आप ट्रांसलेट करते हो, अडेप्ट करते हो, और वो भी मतलब कम से कम 10 साल बाद, तो वो चीज कैसी एक्सप्लोर होगी सोचना इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का कोई काउंटर कल्चर हमारे पास आया नहीं है। हमारे इंडिया में तो मेरे ख्याल से अभी मेरे को ऐसे नजर नहीं हमारे यहाँ घुमक्कड़ हुआ करते थे।
जैसे कि जोगी एक संप्रदाय पाया जाता था, कुछ साधु होते थे, वो लोग भी घूमते थे। जोगी लोग क्या करते थे, एक सारंगी ले लेते थे, गांव गांव में घूम घूम करके पहले बजाते थे, फिर कोई दे देता था, खा लेते थे। और हिप्पी कल्चर का भी क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करो 90s में अगर कोई लड़की है, 90s की कोई लड़की है जो यंग हुई, नई नई यंग हुई है, वो अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बोलती है कि मेरे को फ्री उड़ना है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो उसकी लाइफ? मैक्सिमम वो विदेश निकल जाएगी, दुनिया घूमेगी, जैसे अपना डीडीएलजे में दिखाया था कि उसको एक बस चाहत होती है कि मेरे को निकलना है, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। एक वो एस्पेक्ट है, उससे ज्यादा फ्री और क्या हो सकता है 90s के दौर में? आप क्या सोच सकते हो उससे ज्यादा? मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले 80s या 70s की बात करो तो हिप्पी कल्चर इंडिया में फिर भी थोड़ा बहुत था। आप 90s में बेसिकली वो जो एक कहते हैं ओपन मार्केट, उसी समय मतलब उदारीकरण और भूमंडलीकरण का जो दौर शुरू हुआ, एग्जैक्टली, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखते हो महादेवी वर्मा को पढ़िए, वो उससे पहले उन्होंने जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो कर चुकी थी। तो 90s में काफी हद तक वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ आ चुका था। वो एक प्रकार से जो मूवी में दिखाया गया वो एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट ही है। अगर हमारे यहाँ पर किसी को ऐसे ड्रग्स लेता हुआ दिखाना है, कोई ऐसा कोई गढ़ दिखाना है, और वो भी मुझे लगता है कि जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां दिखाया जा सकता है कि एक नॉर्मल कल्चर है, काउंटर कल्चर टाइप का है वहां पर, जो जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक लेवल तक एक्सेप्टेड भी है, वो एक कल्चर का पार्ट है उनका। लेकिन उस समय हमारे यहाँ शुरू हो चुका था। वही मैं अगर आप देवानंद की फिल्में देखें और कुछ लोग फिल्मों में देखें तो वो लोगों ने भी इस चीज को दिखाया हुआ है। देवानंद की फिल्में 80s में आती थी सर। 80s में देवानंद मैक्सिमम 80s तक पहुंचा है। हाँ, लेकिन उनकी जो कहानी थी वो तो उससे पुरानी थी ना। तो 70s में जो जिन मूवीज की आप बात कर रहे हैं वो 70s वगैरह की मूवी जिसमें हिप्पी कल्चर वगैरह दिखाया गया है। 90s में पैरेलल ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो आप कहाँ जा सकते हो एज ए फ्री इंसान? या फिर मुंबई आ सकता है इंसान, या गोवा जा सकता है। गोवा, हाँ गोवा, बट गोवा तो फेज है। मैक्सिमम लोग कितनी देर में जाते हैं? हफ्ता भर, 10 दिन, एंड देन दे आर डन विद गोवा। मुझे लगता है कि उसको बस विचारों से आजाद, लेकिन इंडियन सोसाइटी का जो अपना एक परिपाटी है उसी में के अनुरूप ही उसको दिखाएंगे। मैक्सिमम उसको कपड़ों से स्वच्छंद होते हुए दिखाएंगे, इससे ज्यादा क्या दिखाएंगे? लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो वियतनाम जो वार दिखाया गया है। एक तरफ वार हो रहा है और कुछ जनता जो है शांति की बात कर रही है। इसमें दो अलग एंगल्स हैं एक्चुअली। एक तो वॉर का एंगल है कि कोई वॉर पे जा रहा है और वो लड़ रहा है, और दूसरा एंगल कि उसका रिसेप्शन, मतलब उसको जो देशवासी हैं वो कैसे ले रहे हैं। वियतनाम वॉर के बारे में था कि एक बहुत बड़ा तबका था यूएस में जो वियतनाम वॉर से खुशी नहीं था। वो बोलते थे कि हमारे बच्चे वहां जा ही क्यों रहे हैं। और वैसा अगर आप उस पार्ट को देखोगे तो वैसा हमारे ख्याल से इंडिया में कभी रहा ही नहीं है कि कोई ऐसा वॉर हो जिसमें एक बहुत बड़ा मास हो जो ये बोल रहा हो कि हमारे बच्चे वहां जाना, हमारे बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन वॉर वाले सिनेरियोज इंडिया में बहुत आए हैं। चाइना वाला वॉर आया है इंडिया में। बेसिकली जो है ना, जो ये कहते हैं देशभक्ति, वो देशभक्ति बेसिकली यहाँ पर अपने पृथ्वी को लोग भूमाता बोलते हैं, और यहाँ पर भूमाता मतलब एक इमोशन से जुड़ जाता है। और जबकि हम कहते नहीं कि हमारा जो देश है वो बेसिकली गॉड, देवभूमि कह सकते हैं। तो वो बेसिकली ये इमोशंस, संवेदनाएं, भावनाएं यहाँ पर जकड़ी हुई है। ये जो चीज है ना कि आप जो जोरू जमीन वाली जो बात होती है कि जिसमें जनरली है कि आपकी अपनी जो जमीन है, ठीक है, वो हमारी है, उसको लेके जो पॉजिटिवनेस होती है लोगों की, या जो धारणा होती है कि भाई हमारा अपना है, हमारी जगह है ये, ठीक है, उसके लिए लड़ना है, मरना है, कुछ भी करना है, वो तो हर जगह है दुनिया में। मेरे ख्याल से ऐसे कोई जगह नहीं जहां पर ये चीज, ये फीलिंग हर जगह है। लेकिन इंडिया में जब आपको मैं बता रहा हूं कि जो वर्ल्ड वार में जो वर्ल्ड वार हुआ था, याद आ रहा है आपको, यहाँ की कुछ सेना को बाहर भेजा गया था। कुछ नहीं, बहुत बहुत बड़ी सेना को, जो भी बड़ी सेना को भेजा गया, जो इंडिया गेट बना हुआ है जिन पर सबके नाम लिखे हुए हैं,
तो उसका विरोध भी हुआ था कि हमारे सैनिकों को आपने बिना वजह वहां पर मरवा दिया। तो इंडिया में भी उस प्रकार की घटनाएं थी, ऐसी बात नहीं। और उसके बाद भी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी जब श्रीलंका भेजा गया था, उसका भी विरोध हुआ है। हाँ, श्रीलंका वाले का बहुत पैरेलल ड्रॉ कर सकता है, या लेकिन और इससे पहले भी एक जगह एक मुस्लिम कंट्री थी, वहां भी भेजा गया था शांति बना करके सेना को, तो उसका भी विरोध हुआ है। समय समय पर देखिए बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वार चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यार वार नहीं चाहिए, हम चीजों को बातचीत करके भी सुलझा सकते हैं। ये तबका लेकिन हमेशा एक बहुत छोटा तबका रहा है इसमें। हाँ, या युद्ध भी रहे हैं तो छोटे युद्ध रहे हैं ऐसे। देखिए उसके पीछे रीजंस रहा कि हमारा जो देश है पहले छोटे छोटे टुकड़ों में था। कहते नहीं कबीले, और कबीलों में क्या होता है, वो उग्र होते हैं, एक दूसरे के प्रति दिखाना की प्रतिस्पर्धा कि हम कितने हैं। तो धीरे धीरे वो संस्कृति रही, ऐसे नहीं खत्म हो सकती। लेकिन बाहर का एक अलग कल्चर है। ये सवाल नहीं है कि अमेरिका क्या कल्चर है, इंडिया कल्चर, सवाल ये है कि आमिर खान साहब जो लाल सिंह चड्ढा मतलब बना चुके हैं, वो स्क्रीन पर कैसे नजर आएगी। देखो मैं तो पूर्ण रूप से तैयार हूं उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनकी फिल्म आ रही भाई, और आमिर की फिल्म कौन छोड़ेगा। लेके भी आते हैं 4 साल में। इंसान को लगेगा चलो यार 4 साल में एक बार लेके आए, देख ही लेना चाहिए। अरे ये तो वही बात हुई, एक बार अकबर को समझाने के लिए बीरबल साहब का है, बोले कि रुको यहां, हो गए तालाब में अंदर खड़े रहे। ये कहानी याद है आप? और वहां से किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोले मुझे सर्दी लग रही है ना, उसको देख रहा हूं। बोले यहां तो आग जल नहीं रही, बोले वो दूर दीपक जल रहा है। बीरबल की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी भी है और ये भी एक कहानी। तो आमिर खान की भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो बीरबल की खिचड़ी पका दे इस बात की। पॉसिबल है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने के बाद तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये होता है कि इंसान सीखता भी है, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ सीखी गई हो। आमिर खान जैसा इंसान जरूर सीखेगा उस चीज़ से। मुझे लगता है कि इसमें कुछ जो हमें ऑब्वियस मिस्टेक्स लगी थी वो तो कम से कम नहीं होंगी। प्लस एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर है आपके पास, पूरी मूवी का स्ट्रक्चर है, उसका भी फायदा होना चाहिए। फायदा होना तो जो भी चाहिए। रिसेंटली बहुत फनी चीज लगी थी वो ये थी कि जो बब्बा का कैरेक्टर था फॉरेस्ट गंप में, वो श्रिम्प्स की बात करता है, ठीक है, झींगे की बात करता है। और यहाँ पर जो नागा चैतन्य का कैरेक्टर है वो कच्छा बनियान की बात करता है। तो श्रिम्प्स अपने आप में बहुत फनी चीज नहीं है, लेकिन जो बब्बा कैरेक्टर दिखाया था ना, उसका जो रोल दिखाया था, जिस तरह से वो डिस्क्राइब करता है, बस में बैठते ही जैसे ही वो सीट देता है फॉरेस्ट गंप को, वहां से शुरू करता है और ऑलमोस्ट इनकी ट्रेनिंग के मध्य तक वो अपने झींगे के बिजनेस के बारे में उसको बताता रहता है। और एक पॉइंट पे जाके जब उसको लगता है कि सब कुछ बता दिया तो बोलता है कि हाँ बस इतना ही था। और वो चीज अपने आप में उस तरह से फनी थी, और इसमें शायद फनी बनाने के लिए या शायद उसका कुछ और रेलिवेंस होगा, मुझे मुश्किल लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब चैतन्य का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो जिस पृष्ठभूमि से लिया गया है, उस पृष्ठभूमि में मतलब कच्छा और उस चीज का सिग्निफिकेंस हो, कल्चरल वैल्यूज होंगी, उन कल्चर से उसको जोड़ने के लिए ऐसा किया गया। मुझे लगता है कि उसको भी हल्का सा मेंटली चैलेंज दिखाया जाएगा, जैसे कि बाबा को दिखाया था, या फिर कम से कम सोशली ऑकवर्ड उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि जो बॉन्ड दोनों में दिखाया गया है फॉरेस्ट गंप और बब्बा में, और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग भी तभी बनेगा जब आप हल्का सा वो जब दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई चीज समानता हो, वो सिमिलैरिटी वो दिखाने की कोशिश करेंगे, तब शायद और मजा आएगा। मतलब वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप टाइप की लगेगी, नेचुरल फ्रेंडशिप टाइप की लगेगी, जो फ्रेंडशिप उसके सीनियर के साथ है। एक सवाल, आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी बहुत ही जल्दी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा है, करीना ने शादी कर ली है। हाँ, इस फिल्म के बारे में बोलते हैं कि एक टाइम था जब करीना वाज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए ये फिल्म रोकी गई थी बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके बाद फिर कोरोना वगैरह आ गया था, वो भी रीजन थे फिल्म को रोकने के। अदरवाइज 2020 में ही ये रिलीज होने वाली थी दिसंबर में। लेकिन मुझे लगता है कि वो बात इसलिए की गई है क्योंकि उसमें जो हीरोइन है ना, वो भी बिना बताए प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में पता चलता है कि वो उसका बच्चा है। ट्रू।
ये एक एंगल है जो मतलब हाँ पैरेलल ड्रॉ कर सकता है। हाँ। इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई कि सवाल क्या मतलब मैं जानना चाहता हूँ भाई, करीना की शादी हो गई है, उनका स्टारडम खत्म हो गया है और मूवी का कैनवास इतना बड़ा है, तो क्या उस कैनवास का जो लोड है वो करीना कपूर खान खान है ना, तो जो खान की बात हो रही मतलब इधर खान आमिर खान, तो ये जो दो खान है, कहीं ऐसा नहीं दो खान मिलके वो बड़ा वाला खान ना बना दे। अच्छा, इसका विरोध भी हो रहा है कि मूवी मत देखने जाओ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक मैंने पर। खोजने की कोशिश की कि एक्चुअली लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं। हाँ मुझे ऐसा कोई फैक्टर समझ में नहीं आया किस चीज का विरोध चल रहा है, एग्जैक्टली किस चीज का विरोध चल रहा है। लोग आमिर खान से खफा हैं, उसके किसी स्टेटमेंट से खफा हैं, और उसके बाद कुछ लोग उसके लेटर पे भी बात करने लगे कि उसने कुछ लिखा है, कुछ कमेंट किया है, पकड़ पकड़ के उसको धुआ जा रहा है। फिल्म के बारे में बात नहीं हो रही है। मुझे लग रहा था कि फिल्म के बारे में लोग ज्यादा बोलेंगे कि हाँ ये फिल्म देखने लायक नहीं है, या फिर इसका ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। वैसे कोई बात नहीं हुई है। हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि कौवा कान लेके भाग गया, तो उस कौवे के पीछे पूरी जनता भागने लगती है। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा कि एक जगह पड़ा होगा भाई विरोध करो, हाँ। तो दूसरे ने भी पोस्ट कर दिया विरोध करो, देखा नहीं। मैं क्लिप देख रहा था, उसमें इंसान, एक रिपोर्टर था, इंसान ही है रिपोर्टर, ठीक है, तो बोलता है कि सर आप लाल सिंह चड्ढा देखने जाएंगे? कोई इंसान कोई मूवी देख के निकल रहा था, उसने पूछा भाई लाल सिंह चड्ढा देखने जाएंगे आप? बोला नहीं नहीं बॉयकॉट करो। बोला क्यों बॉयकॉट करो? नहीं नहीं बस बोल दिया इसलिए बॉयकॉट करो। लेकिन सर कोई रीजन तो होगा। तुम रीजन बताने लायक नहीं हो। उसको ही चमका दिया उसने, तुम रीजन बताने लायक नहीं हो। और अंकल जी गुस्सा हो गए, निकल गए। यार नहीं तुमको नहीं बताना, बस नहीं देखनी मतलब नहीं देखनी, हमने बोल दिया इसलिए नहीं देखनी। ये जो लॉजिक होता है ना, ये लॉजिक बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन मैं उस फिल्म को देख करके भाई मैं प्रभावित हुआ। वो जैसे भागता है ना, मैं भी सोच रहा हूँ यार भागूं यूं यूं यूं, तो ये थोड़ा सा पेट कम हो जाएगा। देखने में कितनी सिंपल चीज है, बहुत बहुत सिंपल चीज है। आजकल जितनी फिटनेस की बातें होती हैं, इतनी सारी कीटो डाइट, ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जितनी सारी बातें अच्छा होती हैं। उस समय वो क्या लिया होगा? कुछ नहीं, बस से भाग रहा था। भागना शुरू कर दिया, भागना। मुझे तो लगता है हर कोई भाग रहा है। इंसान अगर सिर्फ इतना खाए जितनी उसको भूख लग रही है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम से वैसे ही एस्केप कर जाएगा आराम से, अगर नॉर्मल एक्सरसाइज करता रहे और अपने जरूरत के हिसाब से पेट भरने से हल्का सा कम तक खाए। मुझे लगता है कि उतना बहुत, ये 2 स्टेप्स बहुत काफी हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके बॉडी का ऑलमोस्ट जितना भी पोर्शन है, जितने पोर्शन सब कुछ कवर हो जाते हैं। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसने, जो अगर आप स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो आपके फैट पे, सब पे असर पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट रन्स करते हो जिसमें पावर लगती है, लेकिन वो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में करके उसको ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी हर एक मसल डेवलप हो जाती है। इसलिए आप देखते हो कि जो मैराथन रनर्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत पतली होती है, लेकिन जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो एकदम बहुत बल्की होते हैं, मतलब उनकी बहुत टोन्ड बॉडी होती है। दे आर ऑलमोस्ट लाइक परफेक्ट बॉडीड जो स्प्रिंटर्स होते हैं। हाँ, आप जो बोल रहे सही है, लेकिन मुझे एक चीज और याद आ रहा है बेसिकली कि जब वो फॉरेस्ट गंप में जो हुआ, वो भाग रहा था, एक आगे बोलता मैं घर जाऊंगा, तो वो जो सारी जनता उसके पीछे जा रही होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि वो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। फिर वो उससे पूछते भाई क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं जो इंडिया में कहावत है भाई भेड़ चाल। ये एक्चुअली है, ऐसा ही है कि इंसान इतना कुछ सोचता है, इतना कुछ सोचता है, इतना दिमाग लगाता है। आप इंसान से पूछ लो, उसको जितना चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा उसके पास दिमाग है। लेकिन लास्ट में उसे ऐसा ही इंसान मिलता है जिसको वो फॉलो करता है। अगर आप देखोगे मेजॉरिटी जिसको फॉलो कर रही है उसके बारे में ये लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल इंसान है। तो दुनियादारी के बारे में इतना ज्यादा सोचना, हर एक चीज के बारे में 5-10 गुना ज्यादा सोचना कि इसके बारे में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बजाय
क्या करना चाहिए सबको? जस्ट डू डू इट। इट। और एक घटना और भी अच्छी है कि उसमें देखो बेसिकली क्या था कि एक आदमी बिजनेस कर रहा था टी शर्ट का, और उसका धंधा पूरा चौपट हो जाता है। तो वो जो फारिश गम भाग रहा होता है, उसके चेहरे बहुत सारा कीचड़ लगा होता है, उसको पकड़ाता है, भाई मैं क्या करूं, वो उसे पहुंच देता है, जो देखता है उसमें स्माइली फेस, वो स्माइली फेस प्रिंट करता है, मार्केट में उतार देता है। तो बेसिकली सब कुछ खेला है। 90s में बिलीव। ऐसे कोई ब्रांड्स इंडिया में आए थे, मेरे ख्याल से रिलायंस ऐसे, जो एप्पल का उसमें दिखाया ना कि शेयर खरीद लेता है, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसके आप शेयर्स उस टाइम पे बोल सकते हो कि किसी ने खरीदे। अच्छा, जो अभी एक बहुत रुपए का अमीर हो कॉन्सेप्ट दिया था कि आप 1 रुपए दीजिए, आप मेरे पार्टनर बन जाइए। गए। एग्जैक्टली। रिलायंस कैसा हुआ था कि कोई किसी बंदे ने शेयर खरीद लिए और वो तुरंत अमीर हो गया। रिलायंस का एक बहुत बड़ा चंक आया था वैसा। उसने जो ग्रोथ दिखाई थी रिलायंस ने, लोगों ने, जैसे कि धीरू भाई अंबानी की जो स्टोरी बनी थी उस पे उसमें दिखाया गया था कि एक इंसान बोलता है कि सर आपकी वजह से, आपकी कंपनी मैंने शेयर खरीदा, उसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी कर पाया। तो एक अमीर इंसान अगर है, वो अगर अपनी सेविंग्स लगाएगा तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। जो सेम एप्पल की स्टोरी है, उतनी ही ग्रोथ आप मान सकते हो कि रिलायंस की हुई है इंडिया में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब धीरू भाई अंबानी भी आएंगे? आना ही आना है। तो फिर सलमान खान भी आएंगे? मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऑल्दो इसमें तो कवर नहीं हुए, लेकिन हमारे कल्चर में मेरे ख्याल से एक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है एज कम्पेयर टू अमेरिका। हमारे यहाँ पर कल्चरल फिगर्स, एक्टर्स बहुत बड़े रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टर के लाइफ को वो इंटरसेक्ट करेगा लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, वहां पर उसमें ठीक है, आप एक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिशियन को छोड़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ उसी दौरान दो महान घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हो। इंदिरा गांधी की हत्याकांड, इंदिरा गांधी का हत्याकांड तो पक्का, राजीव गांधी हत्याकांड ही कवर करना है। ये दो घटनाओं को भी कहीं ना कहीं हाँ। वो दिखाने की कोशिश करेंगे और कहानी में उनको जोड़ेंगे, मुझे लगता है। जितने भी मतलब जैसे वो एक रेकरिंग थीम थी वहां पर, उस मूवी में एक रेकरिंग थीम है कि इसको मार दिया गया, उसको मार दिया गया और ये घोटाला हो गया। तो मारने वाला ये दो तो पक्का है, ये दो आने ही आने हैं। एक घोटाला अगर सोचा जाए, कैसा कौन सा घोटाला है जो इंडिया में बहुत फेमस हुआ हो? 2 वेब सीरीज बनी उस पर 1992। हाँ, एक में अभिषेक बच्चन ने काम किया, एक में एक बच्चे ने काम किया था, बच्चा जो बच्चन से आगे निकल गया था। ये ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं मानता नहीं, क्योंकि वो मेरा गंगा किनारे वाला भाई है, तो छोटे भाई की बुराई मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, किसी की बढ़ाई तो कर सकते हैं आप। हाँ, मैं कह सकता हूं कि मतलब दूसरे का बेटा भी बेटा हो सकता है, लेकिन अपना बेटा तो अपना बेटा होता है। तो उसी प्रकार से आमिर खान की जो फिल्म है तो मतलब अपनी फिल्म है, लेकिन मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूं कि जो आमिर खान की फिल्म है वो सिर्फ एक मूवी बन के ना रह जाए। जैसे कि फॉरेस्ट गम है, वो एक सिनेमा का अपने आप में कह सकते हो कि एक हिस्ट्री है, एक नया पूरी एक किताब है, सिनेमा की एक पूरी किताब है। उसका एक एक सिनेमेटोग्राफी, सीन वर्क, कैमरा वर्क, एक्टर, हर किसी ने लाजवाब काम किया। कहते नहीं एक टीम कैसे काम करती है। उस मूवी को आप देखिए तो आपको पता चलेगा यार वाकई सिनेमा तो ऐसे ही बनना, एक होलसम टाइप का सिनेमा है। मतलब हर एक एंगल से आपको लगता है कि इसमें सिंबोलिज्म भी इतनी डाली गई है, डायलॉग्स भी बहुत क्रूशियल पॉइंट्स पे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स डाले गए हैं। ओवरऑल जो सिनेमेटोग्राफी होती है, स्पेशली जो पेड़ वाला सीन है या फिर जो बोट वाला सीन है, बोट वाला सीन तो वाओ यार, वो वैसा सीन है जो आपको लगेगा कि यार उस सीन को देख के, अकेले उस सीन को देख के आपको लगता है कि यार कुछ दिन तो गुजारो। जैसे बोलता है देखो भगवान की बात करता है तुरंत तूफान आ जाता है। और भगवान की बात तो इंडिया में कितनी आएगी, मुझे लगता है कि ये एंगल तो बहुत बहुत ज्यादा आएगा इंडिया में, आना भी चाहिए। जितना यूएस में इमोशनल कनेक्शन है भगवान से या फिर गॉड से, उतना इंडिया में तो कितनी सारी चीजें जो कवर हो सकती हैं उस रिस्पेक्ट से। इनफैक्ट ये ऐसी एक मूवी है ना जिसमें जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा उस फॉर्मेट से आपको थ्रिल होने लगता है कि यार क्या क्या कवर किया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग नाखुश भी हो जाए कि यार ये तो कवर करना छोड़ ही दिया, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था।
इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, ये कहाँ कवर किया? हम्म, लोगों को इस चीज की कंप्लेन होंगी हम्म, इस मूवी के बाद। जब वो अगर कोई फॉर्मेट इसका समझ गया होगा, कोई डायरेक्टर लेवल पे होगा, कोई फिल्म लाइन के बिजनेस में होगा, तो उसको जरूर लगेगा कि यार ये 5 इवेंट तो कवर करने चाहिए थे, कितना और इंटरेस्टिंग बन जाती है आपकी स्टोरी। इवेंट्स तो अच्छा, ये उसमें बेसिकली दिखाया गया है, मतलब जाएगा कि आमिर खान यानी कि लाल सिंह चड्ढा जब वो मुंबई आता है, मुंबई आने वाला सीन है उसमें। यस, आई गेस ट्रेन से ना, ट्रेन से नहीं वो भागते हुए आता है मुंबई। हाँ, भागते हुए तो पूरा पूरा देश का भ्रमण कर लेता है वो। तो लेकिन मेरा पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है? आपने तो बहुत रनिंग की है, बहुत जिम विम किया है, आपको लगता है कि पॉसिबल है कि इंसान कोई सुबह से शाम तक दौड़ता रहे? या क्योंकि हमारे पिताजी के पिताजी गांव से मुंबई पैदल आए थे। पैदल में फिर भी समझ सकता हूँ, एक इंसान पैदल चल सकता है मे बी 10-12 घंटे और शाम को रेस्ट करेगा, सुबह दोबारा चल देगा, वो नॉर्मल चीज है। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर रहा तो चल तो रहा ही होता है। हाँ, तो उसमें भी है ना, वो दौड़ता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, खाता है, फिर दौड़ता है। ये तो ओरिजिनल जाहिर सी बात है, लंच वंच तो करता ही होगा, हाँ, डिनर तो करता ही होगा, इवन है ना? उसमें तो ये भी चाय का ब्रेक लेता एक ही ही होगा। समझ नहीं आया कि वो जो भाग रहा होता है तो कोई उसे मिलता नहीं क्या, जिससे वो बात करे, बताए? कुछ उसके घटनाएं नहीं दिखाई गई हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उस डायरेक्टर से मुझे शिकायत है कि कुछ तो होना चाहिए था। सॉरी। मतलब भागने के दौरान, हाँ, जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। भागने के दौरान भी तो आई गेस वो बातचीत तो करता ही है लोगों से, लोग उसके पास आते हैं कि आप क्यों भाग रहे हो, आपके भागने का रीजन क्या है। वो अपने ही वॉइस ओवर में बोलता है कि कोई रीजन नहीं है, बस मेरा मन करा भागने का तो मैं भाग रहा हूँ। बहुत सारे स्लोगन्स भी डराइव होते हैं उसके, जो वो भागते भागते बोल देता है, जैसे कि फॉरेस्ट गंप में ही है वो, डॉग शिट पाइल पे स्टेप कर देता है, शिट हैपेंस, स्टेप्स ऑन, वी स्टेप ऑन द शिट, ऐसे करके बहुत सारे स्लोगन्स हैं। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन लोग उसमें से काफी कुछ निकाल लेते हैं। लोग काफी कुछ सुन लेते हैं उस चीज। जैसे हमारे यहाँ कबीर रहीम, कबीर ने तो बोला है, कबीर ने कभी किसी के लिए नहीं बोला, कबीर ने कभी लिखा नहीं, लोगों ने लिख दिया। ये तो हर एक बड़े साधु मुनि के साथ हुआ है कि बोल के निकल गए हैं, फिर शिष्य लोग लिखते रहे हैं। मेरा क्या मानना है ना कि फॉरेस्ट गंप बड़ी कॉमन सी बात बोलता था और लोग उसको स्पेशल बना देते थे। फॉर एग्जांपल उसमें जो जब वो फौजी में भर्ती होता है तो उसमें पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों हो, तो बोलता है आप जो बोलोगे वो करने के लिए हूँ। वो बोलता है वाह व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर। इसमें मेरे को काफी कॉमन सा जवाब लग रहा है और जीनियस है उसमें, ये बात एक्चुअली बोलता भी है और शायद लाल सिंह चड्ढा में भी ये पैरेलल ड्रॉ किया गया है। वो बोलता है कि तुम तो एकदम परफेक्ट हो, आर्मी के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो, और वो बोलता भी कि मैं एकदम बढ़िया से फिट हो गया आर्मी में। तो आर्मी में यही है ना भाई, आपका सीनियर बोला उसको आप करिए। इनफैक्ट जो उसका मेंटल डिसेबिलिटी उसकी जो दिखाई है, वो ये दिखाई है कि वो फिगरेटिव मीनिंग नहीं समझता है, वो लिटरल मीनिंग समझता है हर चीज का। अगर आप किसी और सेंस में उस बात को बोल रहे हो, किसी और इमोशन में उस बात को बोल रहे हो, तो उसको पकड़ता नहीं है। उसको लगता है कि यार ये जो बोल रहा है उसका वही मतलब है। तो किसी ने उसको बोला होगा जो आपका बोले कमांडर, आपको वही करना है, और उसको समझ में आ गई बात। किसी ने बोला होगा किसी और को, अगर यही सेम बात बोली जाती, उसको लगता है यार मजाक कर रहा है, हा हा करके वो आगे निकल जाता। इसको वो बात समझ में नहीं आई, और ये हर टाइम हर बात ऐसी डायरेक्ट ही करता है और डायरेक्ट ही समझता है। चलो, लाल सिंह चड्ढा और जो ये फॉरेस्ट गंप है, हम उसका तुलनात्मक नहीं करते, बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट गंप मूवी है उनमें से किन किन चीजों पर आमिर खान फोकस करेंगे। तुम्हें क्या लगता, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी, कि एक इंसान को जस्ट डू इट वाली जो फिलॉसफी है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। वो कोशिश करेगा ये बताने की कि लाइफ में 10 गुना सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको कुछ करना है तो कीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, और जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनिए,
गुड। और एक बड़ा सा काफी जो फॉरेस्ट गंप से उठा है वो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला है, फेदर वाला सीक्वेंस कि आपकी डेस्टिनी जो है वो कभी भी डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही, उस पे एक गाना भी बना है जो उसका थीम सॉन्ग है लाल सिंह चड्ढा का। तो एक वो एंगल बहुत अच्छे से निभाया है आमिर खान ने, आई गेस कि उसने उठाया होगा। दूसरा ये कि उसने वो वाला कैच किया होगा कि जैसे फॉरेस्ट गंप हर रिलेशन के लिए जीता है, हर रिलेशन के लिए, अपने फ्रेंड के लिए जीता है, अपनी लवर के हाँ, लिए अपने जीता फ्रेंड के लिए और फिर जीता है, पूरी तरह अपने से जीता प्रेमिका है। के लिए जीता है, अगर वो और है पूर्ण रूप से जीता है, हाँ 100% देता है अपना। इसमें कितनी खूबसूरती इस बात में ना Yes. कि आप अगर सब चीजें हटा दो, हम्म स्पेशली जो लेफ्टिनेंट डैन के साथ उसके रिलेशनशिप है, हम्म लेफ्टिनेंट डैन और वो एकदम अलग इंसान है, अलग, मतलब एक दूसरे, मतलब मेल ही नहीं वो खाते हैं। उससे उसका मतलब नफरत करता है। इनफैक्ट उनकी जो आइडियोलॉजी है लाइफ को लेके, उसकी माँ ने उसको बोला है कि कुछ नहीं मैटर करता, मतलब आप बस लाइफ में चलते रहते हो ऐसे, यस। आपके हाथ में कुछ नहीं होता, बस आप उड़ते रहते हो हवा में ऐसे ही, ठीक है, कोई डेस्टिनी वाली चीज नहीं होती। और लेफ्टिनेंट डैन उसके एकदम अपोजिट है, वो बोलता है कि मेरी डेस्टिनी थी और वही मेरी डेस्टिनी थी, मैं उससे हट नहीं सकता। वो इंसान अपनी जान बचा सकता था, लेकिन इंसान अगर चाह लेता कि अगर अपने दिमाग में डाल ले कि यही मेरी डेस्टिनी है, तो वो उस चीज को अपने आप खींचने भी लगता है। या गंप आके उसको वहां से, उसकी डेस्टिनी से एक्चुअली उसको छीन के ले जाता है। लेकिन वो दो जो लोग साथ में आते हैं और उसमें भी इतना दूर होके भी धीरे 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 करके वो उसको अप्रिशिएट करता है, ऑलमोस्ट लास्ट में जाके बोलता है कि यार मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला। वो तो अपने आप में लाजवाब सीन है। जब वो यकीन करने लगता है कि यार खुदा भी है, भगवान भी है, जो अपने हिसाब से उसकी राइटिंग चल रही है। एक और चीज जो मुझे लगता है जो हम कवर कर सकते हैं, जो इंडिया के एक परिप्रेक्ष्य में होनी ही होनी चाहिए, वो है क्रिकेट। क्रिकेट, वाह, कपिल देव। कपिल देव, ओ, वर्ल्ड कप, अच्छा हाँ, बेसिकली वो भी एक ऐसा मूवमेंट है, उसमें जो वो खेलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? पिंग पोंग। पिंग पोंग। तो इसमें क्या खेलेगा आमिर खान? कबड्डी हो सकता है उसको क्रिकेट में दिखा दें। क्रिकेट में, क्योंकि जो रेफरेंसेस लिए गए क्योंकि हैं, क्रिकेट, एक और जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी है, हाँ, उसको अगर आप पैरेलल ड्रॉ करो इंडिया में, तो वो क्रिकेट डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी जाती है। यस यस यस। तो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल कप्स खेलता उसको नहीं दिखाएं, क्योंकि हम सारे प्लेयर्स को जानते हैं ऑलमोस्ट। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि पिंग पोंग के बारे में भी लोग जानते ही होंगे, तो शायद उन्होंने वैसा कुछ पैरेलल, वहां तो रग्बी दिखाया गया था, मतलब उसको खेलते हुए, भागते हुए निकलता है स्टेडियम के बीच से, वहां फुटबॉल बोलते हैं। हाँ, आई गेस यहाँ पे मैराथन दिखाया है रग्बी की जगह। नहीं, मैराथन तो ऑलरेडी है उसमें, रनर उसको दिखाया है, हाँ रनर उसको दिखाया है। हाँ, रग्बी की जगह मेरे ख्याल से उसको रनिंग वाला कर देंगे उसको, हाँ उसको एक फुल स्प्रिंटर बता देंगे। ऑल्दो वो फिर थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्लेन टाइप का वो हो जाएगा, क्योंकि वो रन कर रहा था। यहाँ भी रग्बी में एक चैंपियन बनना ख्वाब होता है लोगों का। जैसे यूएस के कल्चर में अभी भी अगर आप फुटबॉल, जो वहां पर बोलते हैं रग्बी को, अगर आप फुटबॉल के चैंपियन हो तो आप स्टार हो, अपने कॉलेज के स्टार हो, ठीक है। यहां पर वो सेम चीज एक्चुअली सिर्फ क्रिकेट से आती है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, ब्रिटिश तो का वो फीलिंग नहीं इम्पैक्ट आती है। रहा है, तो इसलिए है बेसिकली। रनिंग में तो बिल्कुल ही नहीं, मेरे ख्याल से अगर रनिंग में कोई चैंप है तो उसको एज सच एक ड्रीम नहीं बता सकते, एक यंगस्टर का ड्रीम नहीं बता सकते। लेट अस सी वो कैसे उसको पोर्ट्रे करते हैं, हो सकता है उसकी और ग्रेविटी क्रिएट की जाए स्टोरी में। एक जो भी रिसेंट मैंने क्लिप देखी थी, उसमें जो एक जहां पर वो कंधे पे उठा के अपने सोल्जर्स को लेके आता है, जिसके लिए उसको मेडल मिलता है, उसका पैरेलल दिखाया गया है कारगिल में। हाँ, तो कारगिल में दिखाया गया है, तो ये अच्छा, ये भी जो ओके, उसका एक डायलॉग भी है उसमें कि सर मैं गोली चला के किसी को मारूंगा नहीं। ये डायलॉग आ गया है अभी रिसेंटली, 2-3 दिन पहले ऑफिशियल चैनल्स पे आया है ये। हल्की सी क्लिप्स उन्होंने डाली है, उसमें एक क्लिप है, उसमें बोलता है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन बचाऊंगा।
जो हैक्सॉ रिज की कहानी है, वही कहानी, उसका एक छोटा सा अंश डाला हुआ है, विच इज अगेन वेरी बेसिक, कि नहीं मारना है, लेकिन बचाने के एक्ट में भी आप बहुत बड़ी सर्विस कर सकते हो अपने देश के लिए। अगर आपने जवानों की जान बचा ली, उसमें भी आप बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हो अपनी आर्मी के लिए। किसी को मारने की उसके लिए जरूरत नहीं है आपको, जो बेसिकली हम बोलते हैं डिफेंस। डिफेंस का काम होता है बचाना, मारना उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस उसकी जरूरत पड़े। हाँ, लेकिन इंडिया में बेसिकली क्या है कि युद्ध में, उसमें भी एक बात बोलता है जो कैप्टन होता है, मतलब कि अगर हम उस युद्ध में मारे जाते, वीर गति को प्राप्त हो, तुमने मुझे बचा लिया, सही बात। तो इसमें हो सकता है उसी चीज को, मतलब वो बचाने के लिए, मतलब के रिस्पेक्ट में वो दिखाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक घटना और बहुत बड़ी घटित हुई थी, मोदी सरकार, जिससे रातों रात हाहाकार मच गया था। अब पता नहीं कि कितना पीरियड कवर करेंगे, अगर मोदी जी का पीरियड कवर करते हैं। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन है कि कितना पीरियड, वो स्टार्टिंग का तो हमें पता ही है कि 70s के आसपास या फिर नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, इसका हल्का सा ही लेकिन दिखाएंगे जरूर। नोटबंदी, जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आई है वो मेरे ख्याल से 1968 से लेकर का बाद का पीरियड दिखाएंगे, और उसमें मोदी सरकार के आने तक का पीरियड तो कम से कम कंफर्म हो गया था कि वो कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है फिर नोटबंदी नहीं हो। नोटबंदी की पॉसिबिलिटी है पूरा का पूरा आने की, लेकिन वो बहुत लास्ट तक आएगा। अगर आएगा भी तो स्टोरी में बहुत अंत में आएगा, जबकि अंत में वो स्टोरी करीना कपूर को इन्वॉल्व करने लगेगी, उनकी लव स्टोरी की कंक्लूजन की तरफ चली जाएगी। हो सकता है कि साइड में एक कमेंट दे दें वो, कि उस टाइम पे फिर रात में 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ऐसे ऐसा। नहीं, हमको लगता है कि जो वो होटल में ठहरा होता है ना बेसिकली, और देखता है वहां चोरी हो रही होती है, तो हो सकता है इसमें हम दिखाएंगे नोटबंदी का आया हुआ, कुछ लोग पुराने रुपए को वो कर रहे हैं, वो एक घपला जो घोटाला जिसको, उसको भी उस परिवेश में भी दिखा सकते हैं, वहां पर भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा घोटाला सोचिए जो 90s 80s या 90s में आया हो इंडिया में, बड़ा घोटाला जो गवर्नमेंट के लेवल पे हो। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जो थी, हाँ वो तो हुआ था। बोफोर्स का भी एक मामला था, बोफोर्स का, हाँ, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम भी आया था, बड़े बड़े लोगों का नाम आया हाँ, लेकिन कुछ लोग उसमें बरी भी हो गए, और वो बहुत ओपन, ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कुछ हुआ होगा उसमें। लेकिन मेरे ख्याल से वैसे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि जैसे आप सोचने लगते हो इस मूवी के बारे में एज अ स्टोरी मेकर या फिर फिल्म मेकर, तो आपको लगता है कि यार ये भी चीज, इनफैक्ट मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स को, राइटर्स को तो बहुत दिक्कत हुई होगी ये डिसाइड करने में कि क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए। आई हर्ड कि कम से कम 20 साल से इसकी स्क्रिप्ट में इसकी पूरी जो प्रोसेस है, कोई भी महान कलाकृति जो होती है उसको बनने में समय लगता है डियर, ठीक है, ऐसे ही वो अजूबा नहीं कहलाता है। आपके देश में कोई अजूबा है? क्या है अजूबा आपके? इसको 22 साल लगे, तो भाई वक्त लगता है ना, इंपॉर्टेंट वक्त की है, लेकिन वहां पर वो बोलता है कि वक्त क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को बनने में। उसमें 10 साल तो लगे, इस स्टोरी को एक्चुअली अडेप्ट करने में पूरा 10 साल लगाया गया, ठीक है। उसके बाद 10 साल लगे हैं इसके राइट्स को खरीदने में, ठीक है। मतलब 18 में जाके राइट्स खरीदे गए हैं, तो मान लीजिए कि 10 साल में स्टोरी लिखी भी गई थी, 95 में आपकी फर्स्ट कम आ गई थी, तो मान लीजिए 2005 तक ये समझ लीजिए कि एक स्टोरी मोटा मोटी अडेप्ट कर ली गई थी, जो कि अगर इतना लंबा टाइम लिया तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी बारीकियां डाली गई होंगी। लेकिन उसके बाद में स्टोरी जो आपके पास बन के रखी है, उसके बाद इंसान अगर सामने आपकी स्टोरी रखी भी हो ना, तो उस पर इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको दिमाग में कुछ ना कुछ नया आइडिया आता रहेगा, प्लस इवेंट्स जो हो रहे हैं उसके हिसाब से लोगों के इमोशंस चेंज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद भी जो राइट्स तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें भी स्क्रिप्ट काफी चेंज हुई होगी, जहां तक मुझे लगता है। निश्चित तौर पर तभी मेरे ख्याल से मोदी गवर्नमेंट का आना भी उसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो 2005 की तो बहुत की बात है, बात की बात है एकदम। अच्छा, जैसे फॉरेस्ट गंप में हर एक छोटे उस पे बात की गई है, हर एक छोटे एसोसिएशंस के ऊपर, तो
अपने लाल सिंह चड्ढा में जनरल रिजर्वेशन ये सब चीजों पे बात होगी? मंडल आयोग की बात नहीं होगी। मंडल आयोग बहुत बड़ी घटना तो थी। अगर आप स्टूडेंट बॉडीज की तरफ जाओगे, स्टूडेंट हाँ, वो एक रेवोल्यूशन की था। तरफ जाओगे, तो ऐसे बहुत मूवमेंट्स मिलते हैं आपको। हाँ, मंडल आयोग इनफैक्ट मुझे लगता है कि उससे और पहले भी जा सकते हैं, क्योंकि 68 से अगर शुरू हो रहा है तो आपका जेपी आंदोलन भी इसमें कवर हो जाता है। जेपी आंदोलन भी हो सकता है। जेपी आंदोलन हो गया, बिहार में मंडल ये कमीशन वगैरह को अफेक्ट हो गया। उसके बाद आपका जो यूथ फॉर इक्वालिटी टाइप की जो पार्टीज आ गई थी रिजर्वेशन को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में जो इस टाइप जो, और सीपीआई जो एम का जो पूरा का पूरा देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ आमिर खान की फिल्म है तो वो बहुत सारी चीजों की जो कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को दरकिनार रखते हुए ही बनाएंगे, क्योंकि उनकी अगर कोई भी फिल्म देखा जाए तो वो बहुत साफ सुथरी बनाते हैं, वो कंट्रोवर्सी से बचते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आप ऐसा कोई इशू उठाओ और उसमें आपको कंट्रोवर्सी डालनी ही हो। आप उस चीज को टच भी कर सकते हो और उस साइड के मतलब उसके दोनों पक्ष हैं, दोनों लोग फील करेंगे कि भाई कुछ ऐसा हुआ। उस पे जरूरी नहीं है कि इंसान कमेंट करे, ऐसा भी कर सकता है ना इंसान। तो एज ए फिल्म मेकर यू हैव दैट ऑप्शन, ऑल्दो वो बायस किसी फिल्म मेकर का आ ही जाता है उसके अंदर, तो लेट अस सी वो आएगा। अच्छा, आमिर खान की पीके आपने देखी है? पीके बिल्कुल देखिए। वो मैं भी इनका एक इस फिल्म का जो ट्रेलर था वो देख रहा था, हल्का सा कहीं ना कहीं पीके का लुक नजर आता है। पीके का लुक प्लस धूम 3 में जो दूसरा हाँ, है उसकी लिंगो। हाँ, एग्जैक्टली। तो वही मैं सोच कह रहा हूँ कि इन दोनों कैरेक्टरों से कितना अलग ये कैरेक्टर होगा लाल सिंह चड्ढा। मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको इस चीज में डिफिकल्टी होती होगी कि आपको जब एक पर्टिकुलर ढांचे में जाना होता है तो यू हैव लिमिटेशंस, आपकी भी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको इस ढांचे में कैसे जाना है। आपकी रिसर्च वही लिमिटेड हो जाती है कि वैसी ही रिसर्च है, आप उसी टाइप के लोगों की रिसर्च करते हो। अगर कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है तो जाहिर सी बात है किसी भी एक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज तो आएंगी। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि ये क्योंकि नुआंस्ड है, जैसे आप देखोगे पूरे कैरेक्टर को तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कुछ अलग चीजें नजर आएंगी एंड देन प्रोबब्ली शायद वो डिफरेंट कैरेक्टर्स लगेंगे। लेकिन अभी एज फार एज ट्रेलर इज कंसर्न वो थोड़ा सा मैच खाता है। लगता है कि यार वो अरे यार ये तो पीके लग रहा है। नहीं, वो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन ये एक थ्योरी भी आई थी कि पीके वापस जाने की वजह वो टाइम में वापस चला गया है और वो पूरी जिंदगी अब जी रहा है। उसने अर्थ पे अपनी पूरी जिंदगी काट दी है और वो लोगों की बस भावनाएं समझ रहा है कि ये इसका ये मतलब होता है, इसका ये अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि पीके को अगर आप एक्सप्रेशन उसका छोड़ दो, पीके मूवी में उसको बहुत तेज इंसान दिखाया है। इनफैक्ट वो नॉर्मल इंसानों से ज्यादा शार्प इंसान दिखाया है उसको, और वो एक इस थियरी को थोड़ा नेगेट करता है। अदरवाइज ये थियरी इंटरेस्टिंग थियरी थी। अगर वो पीके 2 लास्ट में डाल देते कि एक्चुअली ये पीके 2 थी। राजकुमार हिरानी के लिए काफी अच्छा सजेशन हो सकता है। नहीं यार, देखो आमिर खान की कोई भी फिल्म उठा के देख लो यार। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी हो, देखो यार वो बंदा कुछ ना कुछ तो कमाल करता ही है, तभी तो लोग उसकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। कुछ तो खास है। परफेक्शनिस्ट किसी को ऐसे ही बोला नहीं जाता या परफेक्शनिस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ देखिए परफेक्शनिस्ट होता है कि मेरे को अगर मान लीजिए ये कप बनाना आता है और मैं इस कप को बहुत अच्छी तरह से बनाना जानता हूं, बहुत पैशनेट होकर बनाना जानता हूं, मैं इस पे फोकस करके बार बार ऐसा ही कप बना सकता हूं, इससे भी खूबसूरत बना सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड ही चेंज हो जाए कि मार्केट में उनको ऐसा कप चाहिए ही नहीं, अब उनको पीतल का कप चाहिए या फिर लॉन्ग ग्लास चाहिए जिसमें मिक्सर चाहिए उनको, तो अब यही चीज, यही पैशन, सेम पैशन के साथ मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। एग्जैक्टली। या हो सकता है कि क्योंकि ये किसी भी फिल्म का जो कैनवस होता है, ये जो स्कोप होता है वो बहुत बड़ा होता है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एक इंसान उसमें फैक्टर नहीं होता है, तो हो सकता है कोई एक बड़ा फैक्टर उसमें चेंज हो जाए। मुझे लगता है कि आपके इस कफ वाले जो सवाल का जवाब आमिर खान जरूर देंगे, क्योंकि एक आम इंसान का रोल उन्होंने राजा हिंदुस्तान में किया था और इस मूवी में भी वो एक कॉमन मैन की ही भूमिका अदा कर रहे हैं, एक आम इंसान। तो वो एक आम इंसान जो टैक्सी ड्राइवर था, एक आम इंसान ये जो खुद
अपने आप को ड्राइव कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मैं सोचा जाए तो एक आम इंसान अगर आप बोलते हो, किसी भी हाँ इंसान को अगर आप आम इंसान बोलते हो, टैक्सी ड्राइवर को अगर कंपेयर कर लो और एक मिडिल क्लास का हाँ होनहार, होनहार भी नहीं बोला जाए तो लड़का, हाँ, दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर होता है उनकी लाइफ में। टैक्सी ड्राइवर मिडिल क्लास में नहीं आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं शायद एक टाइम था जब टैक्सी ड्राइवर्स मिडिल क्लास में नहीं आते थे, अब तो उबर ड्राइवर्स हैं, वो अच्छा खासा अर्न करते हैं। उबर ड्राइवर एक नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास नौकरी करता है। और जो एक टैक्सी ड्राइवर मैं जिनकी बात कर रहा हूं, आप बेसिकली, एक टाइम था हाँ, जो मैं कैरेक्टर दिखाया एमएनसी गया। में काम करने वाले लोगों की बात एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली। काम कर रहा हूं, उस वक्त की बात कर रहा हूं, मतलब जब लेकिन ये लोग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप टैक्सी कंसीडर चलाते करना तो शुरू थे, करें। लेकिन उसका बिल जो मतलब दिन का भाड़ा होता था मुझे वो भी लगता अदा है नहीं कर कि पाते थे। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर उसको कंपेयर किया जाए ना, तो टैक्सी वाला भी अपने आप को आम आदमी ही समझता है, और एक मिडिल क्लास का लड़का जो है, जिसके पापा शायद सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बुलाता है, अपर मिडिल क्लास तो नहीं बुलाता। लेकिन कितना, और इनफैक्ट आम आदमी बुलाता है वो अपने आप को। लेकिन इन सब की लाइफ में कितना डिफरेंस आ जाता है। एक इंसान जो बस अपना काम चला रहा है, और एक इंसान जिसका काम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी दुविधाएं, डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं, उसके पास उसका स्ट्रगल है। देखिए, वो सब पीछे रीजन है। एक आदमी होता है जो सिर्फ जीने के लिए जीता है, एक आदमी होता है सिर्फ जीना चाहता है, और जो जीना चाहता है उसके पीछे एक मोटिव होता है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मतलब जो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा है, उसमें एक, उस फिल्म को आप सब लोग देखने जाओ भाई, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये सोच करके मत जाओ कि यार वो हॉलीवुड वाली फिल्म ऐसी थी तो लाल सिंह चड्ढा फिल्म भी ऐसी होगी। मैं तो इतनी, एक्चुअली वही सोच के जा रहा हूँ। मुझे पहले मेरे को लगता था कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा नहीं। इसका जो विश्लेषण था मेरा, बहुत पहले पहले जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था, इनफैक्ट जब सोचा था कि ये ट्रेलर आने वाला है और ऐसे से रीमेक बन रहा है, मेरा पहला ख्याल ये था कि जितने भी लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, जो लोग जनरल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आते हैं, जो मॉल्स में जाके महंगी सिनेमा की टिकट्स खरीदते हैं, वो लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट गंप देख चुके हैं। क्या? और ये जो पूरा कनेक्शन है एक डिसेबल्ड इंसान को लेके, उसके ऊपर स्टोरी बनाना, वो शायद नॉर्मल जनता को उतना अपील नहीं करेगा। एग्री। ठीक है, ना ही ऐसे लोगों को जिन्होंने इंग्लिश मूवीज इतनी नहीं देखी हैं, उनको वो कनेक्शन ही नजर नहीं आएगा कि फॉरेस्ट गंप का रीमेक बन रहा है तो क्या फॉरेस्ट गंप और क्यों फॉरेस्ट गंप, उनको इतना समझ नहीं आएगा। तो वो जो ग्रिप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, अगर आप पूरे फॉर्मेट को छोड़ दो, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता था कि ये दोनों ही पार्टीज जो हैं, न अपर मिडिल क्लास जाएगा ये मूवी देखने, न लोअर मिडिल क्लास फॉरेस्ट गंप की वजह से इसको मूवी को देखने जाएगा। लेकिन पर्सनली अब मेरा ओपिनियन ऐसा बन गया है कि क्योंकि ये फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जब सोचने लगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, उस अकेले थॉट ने मेरे दिमाग को इतना व्याकुल कर दिया कि यार मेरे को देखना है कि क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं और कैसे दिखाने वाले हैं उसको। इवन इफ इट इज अ फेलियर एज एन अटेम्प्ट, इट विल बी वर्थ द अटेम्प्ट। कम से कम वो एक हो सकता है इसमें कि आपने बहुत कुछ डालने की कोशिश की और वो फिर भी इतनी अच्छी मूवी नहीं बन पाई, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें फिर भी टच कर दी, तो वो भी एक वर्थ एफर्ट हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। स्पेशली अगर आप ये जो मैसेज है ना कि आपको अपनी जिंदगी में खुश या सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, इससे मैं सहमत हूं। अगर ये चीज जनता के बीच में रख भी गई, मुझे लगता है कि दैट इज मच मोर देन इनफ। यस, मैं इस मूवी को सक्सेसफुल मानूंगा अगर वो इतना काम भी कर देती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ ऑलरेडी है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें या इंडिया के सिनेरियो में बात करें, तो जैसे कि अमेरिका की बात करें, ठीक है, अब्राहम लिंकन फावड़े में पढ़ते थे, ठीक है, टाटा नमक बेचते थे, धीरू भाई अंबानी, देखिए हर कोई बेसिक से ही करके बहुत बड़ा आदमी बना है।
लेकिन उसको बेसिक को उसके जीवन में इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जो हमारा हीरो है, जो फॉरेस्ट गंप में दिखाया गया या लाल सिंह चड्ढा में दिखाया जाएगा, वो बात ही इसीलिए बताई जा रही है कि भाई बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी चीज से शुरुआत तो करो, फर्स्ट आप स्टार्ट तो करो। यहां पर लोग स्टार्ट ही नहीं करते। मुझे भी यही लगता है कि ज्यादा इमोशनल कंटेंट जो है फिल्म में ज्यादा लाया जाएगा। अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स भी लाए जाएंगे उसमें भी थोड़ा बहुत देखो, emotions होगा। इंडिया में अगर आप इमोशंस नहीं दिखाओगे तो यहां पर लोग देखेंगे नहीं। ज्यादा इंटेलेक्चुअल और वैसी वाली मूवी शायद हमारे को ना देखने को मिले एज पर जो हम हिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये पर्सनल मानना है। चलो कोई नहीं, फिल्म देखते हैं। आपने फॉरेस्ट गंप देखी है ना? यस। आप मेरे को ऐसे 2-3 पॉइंट्स बताइए जो आपको पसंद आए हो उस मूवी में। एज ए फिल्म छू गए होंगे डायरेक्टर यार या इस बार। एज ए ऑडियंस, किस पर्पस में आप पूछ जब रहे आप देख रहे थे मूवी, किस किस पॉइंट्स आपको लगा कि यार ये क्या मूवमेंट क्रिएट हैं? या बेसिकली तो मजा आ उस गया। मूवी के दौरान मैं खुद ही खो गया था। मैं खुद ही उस मूवी का एक कैरेक्टर बन चुका था। बेसिकली पहला मूवमेंट्स, वो जो बार बार बोलता है, मेरी मॉम कहती थी। क्योंकि एक बेटे और एक मां के जो रिश्ते को जिस प्रकार से उस मूवी में पोर्ट्रेट किया गया, वो एक बात, उसको वो ध्रुव सत्य मान लेना, उसकी मां ने कहा। एक छोटे बच्चे के एंगल से अगर आप देखते भी हो हाँ। तो उसके लिए उसकी माँ सब कुछ जानती है और उसकी माँ सब कुछ सही जानती है। पूरी दुनिया की जानकारी उसकी माँ को है। किसी भी बच्चे में देख लो कि ये चीज आपको मिल जाएगी। उसकी यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि मम्मी ने बोल दिया तो बस खत्म हो गई बात, यही सत्य है। और बेसिकली और भी था चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत प्रभावित करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक जो करंट घटना घटित हो रही है वहां पर, उस समय जो अमेरिका के में घटित हुई है और उस मूवी में जो घटनाएं घटित हो रही, दोनों का एक साथ सामंजस्य स्थापित कर देना, फिर ऐसे लगना कि मतलब वो खुद ही जो हिस्ट्री है ना, खुद ही उस सिनेमा का पार्ट है। ये डायरेक्टर का कमाल था और जो स्टोरी जिसने लिखा था। लेकिन अगर आप मूवी की घटनाओं की बात करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि उसमें जो दिखाया गया है कि जस्ट डू इट, चाहे वो झींगा पकड़ना हो, चाहे वो खेलना हो, उसका वो खेलता है, बोलता मारो, हर काम को एक्सेस में करता है। बस एक्सेस इज नॉट द राइट वर्ड। हाँ, मतलब वो एक्सेस नहीं, बस वो कंसिस्टेंसी करता के है, साथ बस करता है। जो भी शुरू कर शिद्दत दिया के साथ करता है, कंसिस्टेंसी के साथ, शिद्दत लगातार उस चीज को करता रहेगा, लगन के साथ उसको उस चीज को करता रहेगा। और वो इतना सिंपल आइडिया है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने लाइफ में कभी सुनी नहीं हो कि कोई भी काम लगन से करो तो उसमें सफलता मिलती है। बेसिकली लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए और इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बात सेलिब्रेट करना यस, बहुत सिंपल है। सेलिब्रेट करना इतना प्यारा मैसेज। आगे चलो ना, रुक क्यों गए? मेरा मानना ये है कि नहीं, मैं बात कर रहा हूं उस मूवी का मैसेज है। हाँ, मेरा कि रुको मत, चलो, और चल नहीं सकते तो भागो। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मूवी शुरू में स्टार्ट होती है, जब वो बच्चा उसके पैरों में बंधा हुआ होता है सब कुछ सारा चीज, जब उसके कुछ दोस्त लोग उसको मारने के लिए आते, तो उसकी जो मतलब जो बेसिकली दोस्त होती है जैनी, उसको बोलती है भागो, रन फॉरेस्ट रन, रन रन रन। वो भागता है और इतना भागता है कि सोचो, जहां वो चलने के लिए तरसता था वहां वो सड़क से निकल जा रहा है। और उसके बाद वो सीन फिर दोबारा आता है कि कुछ लोग उसको कार से आते हैं, कार भी उसको छू नहीं पाती, उनको भी चकमा देके वो भाग जाता है। तो वो दोनों सीन को दिखाने के पीछे रीजन, लॉजिक। मेरे को एक सीन बहुत प्यारा लगा था, मतलब बहुत ये होता है ना कुछ पॉइंट्स पे आप इतने कनेक्ट हो जाते हो उस कैरेक्टर से कि आप उसके इमोशन के साथ रोने लगते हो या हंसने लगते हो। वैसा एक इमोशन आया था जब वो बोलता है कि जब वो जेनी उसको बोलती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है, तो 2 मिनट के लिए पीछे जाता है वो। और उसके बाद उसका एक सवाल होता है कि क्या ये मतलब, तो बोलती है कि नहीं ये बहुत स्मार्ट है, क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है।
तो वो उस टाइम पे वो ऐसी चीज है ना कि वो जस्ट इन ए मोमेंट उसको सडनली इतना बड़ा रिलेशन हुआ, उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया। यानी अपने पूरी लाइफ में उसको इस चीज का मलाल भी रहा है कि यार मैं ऐसा, मतलब ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन आपको पूरी की पूरी फिल्म में वो नजर नहीं आता, उसको लगता नहीं है कि उसको देख के कि उसमें वो मलाल है वो चीज का। कहीं कहीं पर जब वो किसी से सॉरी मांगता है तब रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये इस बात को समझ रहा है कि इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ नासमझी हो रही है और ये एक डेफिशिएंसी है। तो वो तुरंत सॉरी मांगता है, लेकिन वो गिल्ट वाली सॉरी नहीं होती है, वो जेन्युइन सॉरी है कि मेरे को आई एम सॉरी कि ऐसा हो गया, और उसके बाद वो उसको भूल भी जाता है। इसके एक एक पार्ट में इस मूवी के देयर इज अ रीजन, मतलब ये कारण है कि ये मूवी इतनी हिट क्यों हुई थी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। हाँ, तो लाल सिंह चड्ढा भी हिट होगी, मेरा मानना। जितना कंटेंट जस्ट स्ट्रक्चर वाइज उसको मिल गया है, बहुत मुश्किल है कि ये फ्लॉप हो, बहुत मुश्किल है फ्लॉप हो। हाँ, कंटेंट की बात आप करते हैं तो इस फिल्म में कंटेंट जैसे एक डायलॉग है फॉरेस्ट गंप में, स्टूपिड इज एज स्टूपिड डज, वो इतना प्यारा डायलॉग है कि एक नॉर्मल, एक ऐसा इंसान जिसको चिढ़ाया जा सकता है लाइफ में, उसको उसकी माँ एक ऐसा मंत्र देती है कि आप अगर बोलोगे तो सामने वाला मना भी नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि आप जो काम करना शुरू करोगे उसमें आप हीरो बनोगे ही बनोगे। यस। तो वो एक तरह से एक बहुत छोटी सी चीज से उस पूरी बुलिंग को समाप्त कर देता है। लेकिन वही सेम डायलॉग यहां पर इंडियन परिप्रेक्ष्य में जब उसको ट्रांसलेट किया गया, उसमें यह है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूं जी। तो वो जैसे एक एस्पेक्ट है जहां पर खामी हो सकती है कि आपने डायलॉग्स में कहीं कहीं जो टच होता है एक ब्रिलियंस का, आपने वो मिस कर दिया। डायलेक्ट की बात है ना, तो बेसिकली क्या है कि ये जो मूवी है ना, जैसे कि पंजाबी कम्युनिटी को जो उसमें कैरेक्टर लिया गया है, वो जो एनआरआई वाला कॉन्सेप्ट है जो डीडीएलजे से जब मूवीज बनी थी, तो जो आमिर खान की जो ऑडियंस है ना, बेसिकली एक बुद्धिजीवी वर्ग है। खास करके आमिर खान की फिल्म में एक बुद्धिजीवी वर्ग ही देखता है ज्यादातर। तो वो बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ इंडिया में नहीं रहता, बाहर भी रहता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग देखता है। मुझे लगता है कि कोई भी सुपरस्टार, अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो उसकी ऑडियंस सिर्फ बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। बुद्धिजीवी तबका जो है इंडिया में, आप सबको भी मिला लोगे तो भी वो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं, और आपको पता है कि टैक्स पेइंग सिटीजन मुश्किल से 2 से 3% लोग हैं, और इंडिया में 2 से 3% लोगों को लेके कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि एक पॉइंट तक इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा से था मीडिया में, मूवी मेकिंग में, एजुकेशन में, उनकी एक लॉबी थी, तो उनसे ही क्रिटिक्स निकलते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिक अच्छा हो जाता था इफ यू टारगेट दोज पीपल। अब वो चीज लेकिन चेंज हो गई है। चेंज हुआ है, लेकिन आमिर खान को कभी मास का हीरो नहीं माना जाता। माना नहीं जाता, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मास के बिना कोई सुपरस्टार बन भी नहीं सकता। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मास के बिना कोई सुपरस्टार बना है आज तक। मैं वो कह रहा हूं भगवान को भी लोगों की जरूरत पड़ जाती है, वो तो एक इंसान ही है? आप ये बोल सकते हो कि उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा हमेशा इंटेलेक्चुअल बेंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं आई एम एग्री। हालांकि आमिर खान खुद एज जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी बात की जाए, फॉर्मल एजुकेशन में वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, कोई पीएचडी वीएचडी उसने नहीं कर रखी है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो एक्चुअल एजुकेशन है, या फिर आपको जो एक्चुअल फिटनेस देती है, वो अपने क्राफ्ट को अच्छे से करना सीखना, जो प्रोसेस होता है उसके ग्रोथ की वजह से होती है। कि आप अपना जो भी क्राफ्ट है उसमें आप अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। वो भी एक तरह की लर्निंग है, और हर एक ऐसी क्राफ्ट में यू विल हैव टू रीच ए पॉइंट वेयर आप नॉलेज से ज्यादा एजुकेशन की तरफ जाते हो, जहां सिर्फ आप अपना काम नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान काम कर रहा है, उसको फिर लोगों से भी डील करना है,
उनका पर्सपेक्टिव समझना है। जैसे ही आप लोगों के पर्सपेक्टिव समझने लगते हो, अपनी स्किल को, दुनिया में जो होता है कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी काम की, कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट तभी करोगे तो सोसाइटी के किसी और मेंबर का आप कुछ भला कर रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो या फिर अपना कुछ गुड्स दे रहे हो। तो जब तक वो सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तब तक आपकी स्किल भी कंप्लीट नहीं होती। या वैसे भी ये फिल्म रिलीज से पहले हिट हो चुकी है, 550 करोड़ रुपए कमा चुकी है, सारे राइट्स बेच दिए गए। आजकल मुझे लगता है कि जितनी भी बड़े स्टार्स की मूवीज हैं, ऑल तो जो भी बॉक्स ऑफिस पे जो भी वर्डिक्ट आता हो, उससे पहले वो हिट हो चुकी होती है, इसलिए कम तो से कम स्टार उस है, मूवी की जहां तक बात है। स्टार है अब ना भाई। नहीं, लेकिन उसमें एक और एंगल है कि हो सकता है कि 2 साल बाद आपकी जो नेक्स्ट मूवी आती है, उस मूवी में आपका इन्वेस्टमेंट कम आपको मिले, या इंटरेस्ट आपसे आपका थोड़ा सा कम हो जाए डायरेक्टर से। जैसे अभी अक्षय कुमार के साथ हुआ है, जो अभी पृथ्वीराज जो मूवी आई है, उसके बाद थोड़ा सा उन पे ब्लेम गेम करना शुरू किया गया। हालांकि मेरा ओपिनियन ये नहीं है कि उन पे ही सारा ब्लेम डालना चाहिए, ठीक है, इट्स ऑलवेज ए टीम एफर्ट, कहीं ना कहीं ठीक है, वो टीम तो में हर किसी सबका, के जीवन में उतार लेकिन चढ़ाव चला रहता क्योंकि रहता उसके नाम पे मूवी चलती है, तो अगर कुछ फ्लॉप हो रहा है तो ये बिकम्स अ वेरी इजी टारगेट। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि कोई फिल्म कोई सिर्फ एक एक्टर से नहीं बनती है, उसमें पूरी टीम का योगदान होता है, और जब तक पूरी टीम काम नहीं करेगी तब तक कोई भी एक सुपरहिट फिल्म नहीं हो सकती है। अगर फॉरेस्ट गंप को देखो तो उसमें पूरी यूनिट जो थी, एक एक आदमी, बल्कि मैं कहता हूं कि एक एक आदमी छोड़ दो, उसमें जो एक एक जो टेक्निक है, तकनीक है, हर चीज का सामंजस्य, हर प्रकार से आप किसी भी चीज को संपूर्णता में देखिए, और तो मैं तो यही सोच के भाई जाऊंगा कि भाई फिल्म अच्छी है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो चलते मूवी देखें।